नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उस दिन जो बात मैंने सुनी, उसने मुझे भीतर तक हिला दिया था। मम्मी ने बेहद सामान्य स्वर में कहा कि बड़ी मौसी के गांव के सभी पुरुष नपुंसक हैं। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पहले तो लगा शायद माँ मजाक कर रही है, लेकिन पापा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी और बोले कि संगीता के गांव में एक औरत रहती है जो पुरुषों को नपुंसक कर देती है। यह सुनते ही मेरे मन में हैरानी और डर दोनों घर कर गए कि भला कोई औरत किसी पुरुष को कैसे नपुंसक कर सकती है। मेरे भीतर उसे देखने की बेचैनी बढ़ने लगी और मन करने लगा कि उस गांव जाकर खुद देखूं कि आखिर सच्चाई क्या है। हालांकि मेरे पहले कभी उस गांव में जाना नहीं हुआ था, लेकिन उसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थी। रास्ते में लोगों से जो कुछ सुनने को मिला वह और भी डराने वाला था। कहा जाता था वहाँ वर्षों से किसी की शादी नहीं हुई। कुछ लोग इसे मजाक समझते थे तो कुछ सीहर उठते थे। मेरी मौसी भी उसी गांव में ब्याही गई थी और उनकी शादी को कई साल हो चुके थे। छुट्टियां चल रही थी तो मेरा मन हुआ कि उनके यहाँ कुछ दिन बिताऊं। जब मैं गांव पहुंचा और बस स्टॉप से रिक्शे वाले को वहां चलने को कहा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने मुझे आगाह किया कि उस गांव में मत जाओ, क्योंकि जो भी वहां गया है वह नपुंसक बन गया। लेकिन मेरी जिद करने पर वह मुझे छोड़ आया। गांव में प्रवेश करते ही लोगों की अजीब निगाहें मुझ पर टिक गई। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन मौसी मुझे देखकर खुश होने के बजाय घबराई हुई दिखी और मुझे घर के भीतर ही रहने की हिदायत देने लगी। कुछ दिन बाद मौसा ने मुझे समझाया कि उस महिला से दूर रहना, न उससे बात करना और न ही उसकी ओर देखना, क्योंकि उसकी बीमारी से ही पूरे गांव के पुरुष नपुंसक हो चुके हैं। यह सुनकर मेरे मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ कि क्या सच में गलती सिर्फ उस महिला की थी या इसके पीछे और कोई सच्चाई छिपी थी। एक दिन गांव में घूमते हुए पीपल के नीचे बैठे बुजुर्गों से बात हुई तो उन्होंने जो रहस्य खोला उसने मुझे और झकझोर दिया। उन्होंने बताया कि यह सब किसी औरत का नहीं, बल्कि वर्षों पहले आए एक फकीर की बदुआ का नतीजा है, जिसकी पत्नी के साथ गांव के कुछ बिगड़े लड़कों ने बदतमीजी की थी और उसी गुस्से में उसने पूरे गांव के पुरुषों को बदुआ दे दी थी कि यहाँ पैदा होने वाला हर लड़का नामर्द होगा। और तभी से यह अभिशाप इस गांव पर छाया हुआ है। बुजुर्गों को की यह बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया और समझ गया कि सच अक्सर अफवाहों से कहीं ज्यादा कड़वा होता है। सच पूछूं तो मुझे डर सा लगने लगा था कि कहीं यह सब सच ना हो, लेकिन एक पल के लिए मेरा दिल इस बात को लेकर संदेह में भी था, क्योंकि यहाँ के आधे गांव वालों का कहना था कि एक औरत मर्दों को अपने पास बुलाती है और जो मर्द उसके पास चला जाता है वह उसे नामर्द बना देती है, जबकि आधे लोग कहते थे कि यह किसी बुजुर्ग की बदुआ है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें थी और इस गांव में तो एक से बढ़कर एक राज छिपे थे। इन सब बातों ने मुझे मानसिक बेचैनी में डाल दिया था। मैं उनसे इजाज़त लेकर वापस घर की ओर जाने लगा। तभी एक घर के पास से गुजरते हुए मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अंदर से किसी मर्द के रोने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ के लगभग 85% मर्दों की शादियाँ नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता था। यह बात सभी जानते थे, लेकिन उस मर्द के रोने की आवाज़ ने मुझे एक और रहस्य की गहराई में उतरने पर मजबूर कर दिया। उसी घर से कुछ और मर्द बाहर निकलते दिखाई दिए, जिनकी बातें मेरे कानों में पड़ी। वे कह रहे कि आज एक और लड़का उस औरत की बीमारी का शिकार हो गया है और अब वह भी हमारी तरह बदनाम होकर रह जाएगा। उस औरत ने उसे भी नामर्द कर दिया है। मुझे देखकर वे सब मर्द कहने लगे कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है। हर रोज कोई न कोई इस औरत के झांसे में आकर खुद को इस हाल तक पहुंचा देता है। मैं यह सब चुपचाप सुनकर आगे बढ़ गया। अभी कुछ ही दूर गया था कि मेरी नज़र सामने पड़ी,
जहाँ एक गेट को थोड़ा सा खोलकर एक औरत खड़ी थी। मैं सिर्फ उसकी आंखें देख पाया क्योंकि बाकी चेहरा ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक पल के लिए मेरी नज़र पड़ी और उनमें एक अजीब सा जादू था। पल भर में मेरा दिल मेरे काबू से बाहर होने लगा। वह शायद कोई खूबसूरत मुसीबत थी जो मर्दों को अपनी ओर खींचती थी और फिर वे भी किसी भी औरत के काबिल नहीं रह जाते थे। एक बड़ी काली चादर में लिपटी वह मुझे इस तरह देख रही थी जैसे कोई अनोखी चीज पहली बार देख रही हो। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी और डर की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने उस जादुई आकर्षण वाली आंखों से दूर रहने की ठान ली और तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ वहां से आगे निकल गया। कुछ लोगों का कहना था कि यह सब एक फकीर की बद्दुआ का असर है जिसके कारण गांव का हर मर्द नामर्द हो चुका है और यही बात आसपास के गांवों में भी मशहूर है। इसीलिए कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता इस गांव में नहीं भेजता था। गांव की कुछ लड़कियों के बालों में सफेदी आ चुकी थी। न उनकी शादी गांव में हो पाती थी और न ही दूसरे गांवों से कोई रिश्ता आता था। मेरी मौसी अपने मायके के एक करीबी के बेटे से ब्याह कर यहाँ आई थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए। शायद मेरे मौसा भी नामर्द थे। यही वजह थी कि यह गांव बदनाम था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ एक औरत रहती है जिसने गांव के सभी मर्दों को नामर्द बना दिया है और कोई भी ऐसा मर्द नहीं बचा जो उसके झांसे में न आया हो। कहा जाता था कि उस औरत को ऐसी बीमारी जिससे वह हर मर्द को इस हाल तक पहुंचा चुकी है। मुझे लगा शायद वही औरत थी क्योंकि उसका देखने का तरीका बेहद अजीब था और उसकी नज़रों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक आई थी जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। घर पहुंचकर मैंने बहुत सोचा और फिर मौसा से पूछा कि अगर वह औरत इतनी ही बद किरदार है तो उसे गांव से बाहर क्यों नहीं निकाल देते। आखिर क्यों वह सबकी जिंदगी नर्क बना रही है। इस पर मौसा ने सिर हिला हुए कहा कि उसकी बीमारी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हम तो उसके पास जाने से भी डरते हैं और अब अगर वह चली जाए तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। उसने कई जवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। सच कहूँ तो लोग उसके साये से भी डरते हैं। हमारे सिर के बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन उस औरत की खूबसूरती आज भी चमकती है जो मर्दों के दिल को बेकाबू कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई परी है और कुछ का मानना है कि वह जिन जाति की औरत है जिसके साथ कभी इंसानी मर्दों ने ज्यादती की थी, इसीलिए वह बदला लेने इंसानी रूप में आ गई है। मौसा की बातें सुनकर मुझे लगा कि लोगों ने उस औरत और उसके घर को लेकर न जाने कैसी कैसी कहानियां बना ली है और सुनने में तो रोचक लगती है, लेकिन हकीकत से कोसों दूर है। यहाँ अकल और तर्क की जगह डर ने ले ली थी। लोग उसके घर से दूर भागते थे और जब वह सामान लेने बाजार जाती तो लोग दुकानें खाली कर देते। जिस चीज को वह छू लेती लोग उसे छोड़ देते या आग से जला देते। जैसे जैसे मैं उसके बारे में किस्से सुन रहा था, मेरे भीतर उसे देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। साथ ही उन गांव के मर्दों पर गुस्सा भी, जो सच जानते हुए भी खुद को उसी दलदल में धकेल चुके थे। यह गांव जितना अजीब था उससे भी ज्यादा अजीब यहाँ के लोग थे। कुछ दिन बाद मैं मौसा के साथ किसी काम से बाहर गया। वे अपने काम में लगे और मैं टहलते टहलते एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। गांव बेहद शांत था। चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाट थी, लेकिन फिर भी एक कमी साफ महसूस होती थी और वह थी बच्चों की, क्योंकि न यहाँ शादियाँ होती थी न ही बच्चे होते थे। मैं अब जल्द से जल्द यहाँ से लौटना चाहता था क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी डर था कि वही सचमुच मुझे भी बाकी लोगों जैसा ना बना दे। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहर जाने वाली बस अब एक हफ्ते बाद ही आने वाली थी। जैसे तैसे मैं दिन काटने लगा और एक सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझसे कुछ कदम दूरी
वही औरत भी चलती हुई दिखाई दी। मैंने इससे पहले एक संयोग समझा, लेकिन जहां जहां मैं जा रहा था वह मेरे पीछे पीछे आ रही थी। और यह संयोग नहीं लग रहा था, हो सकता था वह मेरा ही पीछा कर रही थी। यह मैंने जान लिया था, क्योंकि मैंने जानबूझकर अपना रास्ता बदल लिया था। इसके बावजूद जहां मैं जाता वह मेरे पीछे ही आ रही थी। गांव के सभी मर्द तो नामर्द बन ही चुके थे। अब शायद मैं ही उन सब में बचा था। इसीलिए शायद आज मेरी बारी थी। मेरे कदम मुश्किल से तेज हो पा रहे थे। उसका मेरे पीछे इस तरह तेजी से आना मुझे बहुत उलझा रहा था। मैं थोड़ा परेशान हुआ और एक जगह रुक गया, क्योंकि मैं और नहीं चल सकता था। मुझे उससे साफ साफ बात करनी थी। आखिर वह मेरा पीछा क्यों कर रही थी? उसे मुझसे क्या चाहिए था? हैरानी तब हुई जब मुझे रोकते देखकर वह औरत भी रुक गई और कुछ कदम दूर खड़ी होकर मुझे गौर से देखने लगी। आज भी वह एक बड़े से घूंघट में खुद को छिपाए हुए थी। फिर वह चलते हुए जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह मेरे पास आई, मैंने बिना वक्त गवाए सख्ती से पूछा कि वह क्यों मेरा पीछा कर रही है। आखिर बात क्या है? मेरी बात पर उसने मुझे अर्थपूर्ण नजरों से देखा और फिर जो बोली उसे सुनकर मेरे कानों से जैसे धुआं निकल गया। मैंने झट से उसकी ओर देखा। उसने कहा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी खनकती आवाज ने कुछ पल के लिए मेरे दिल के तार छेड़ दिए, लेकिन होश आते ही उसके ये सब सुनकर मैं झटके से 2 कदम पीछे हट गया। वह आज अचानक मेरे पास आकर शादी की बात कर रही थी। उसके अस्तित्व यानी माथे पर पड़ी झुर्रियां और चादर से नजर आते सफेद मोम जैसे हाथ उसे युवा लड़की जैसा प्रतीत करा रहे थे। लेकिन मैंने सुना था कि वह पिछले 45-50 सालों से ऐसी ही है। वह औरत मुझसे शादी की बात कर रही थी। मुझे चुप देखकर वह फिर से मेरे और करीब आने लगी। उसका चेहरा पूरी चादर से ढका था। उसकी आंखों में उस पल आंसू थे। वह फिर से कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने बिना जवाब दिए वहां से जाने लगा। तभी मुझे जाते देखकर उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मुझे बेहद गुस्सा आया। शायद यही उसका तरीका था हर मर्द को फंसाने का। मैंने तुरंत उससे अपना बाजू छुड़ा लिया। उसके बाद उसने जो कहा उससे सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुमने भी शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो यहाँ मौजूद बाकी मर्दों के साथ हुआ है। उसके शब्द सुनते ही मैंने हाथ झटक दिया और गुस्से में जो मुंह में आया कह दिया। मेरी ऊंची आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और अजीब नज़रों से कभी मुझे तो कभी उस औरत को देखने लगे। वह चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती रही और आखिरकार एक अजीब सी हंसी हंसते हुए वहां से चली गई। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए मुझे देखती चली गई। मैंने इससे अच्छा माना कि मैं इसके झांसे में आने से बच गया और राहत की सांस ली। लेकिन तभी मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। आखिर उस औरत को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसे वह मर्दों को नामर्द बना देती थी? यह सोचकर मैं परेशान हो गया और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर तुरंत नहाया और अपने हाथों को अच्छी तरह धो लिया। शायद यही रहस्यमय औरत ऐसी हरकतें करके सब मर्दों को इस हाल तक पहुंचा चुकी थी। मन में डर और शंका लिए मैंने मौसी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह भी परेशान हो गई और मुझे जल्द से जल्द वापस भेजने का फैसला करने लगी। अगले ही दिन गांव में यह खबर फैल गई कि शहर से आया लड़का यानी मैं भी उस औरत की बीमारी का शिकार हो चुका हूँ और अब मुझ में और इस गांव के मर्दों में कोई फर्क नहीं रहा। यह सुनकर मुझे कई हैरान कर देने वाले झटके लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह खबर किसने और क्यों फैलाई। मैं सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन मौसा और मौसी ने मुझे तुरंत शहर भेज देना ही सही समझा। मैंने सभी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ
वह औरत झूठ बोल रही है। लेकिन लोग कहने लगे, हम कैसे यकीन करें। आखिरकार मैं मौसा और मौसी से मिलकर शहर के लिए निकल पड़ा। अभी मैं बस स्टैंड से थोड़ी दूर गांव की कच्ची सड़क पर खड़ा रिक्शे का इंतजार ही कर रहा था कि तभी अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क के एक तरफ से आता हुआ रिक्शा एक औरत को टक्कर मार गया, जो कुछ जरूरी सामान उठाए सड़क पार कर रही थी। वहां पर ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। रिक्शा वाला तो तुरंत भाग गया। मैं जल्दी से उस औरत के पास पहुंचा। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसकी टांग और सिर पर चोट आई थी और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा तो उसने मना कर दिया। वहां मौजूद कुछ लोग जब उस औरत के पास आए तो उसे तसल्ली देने के बजाय आगे बढ़ गए और फुसफुसाकर भला बुरा कहने लगे। यह देखकर मेरे दिल में बहुत गुस्सा और अफसोस हुआ। मैंने सोचा, कितने बेदर्द लोग हैं। मैंने उसे रिक्शे में बैठाया और वापस गांव ले आया। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। मेरे होश तब उड़े जब मैंने सामने वह घर देखा जहां उस औरत ने रिक्शा रुकवाया था। यह वही घर था, यानी यह वही औरत थी जिसने मुझसे शादी करने को कहा था। मैं हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। मुझे यूं देखता पाकर वह अपनी नजरें चुराने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह लड़खड़ाकर चल रही थी। नफरत और गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन मुझमें इंसानियत भी तो थी। बुराई का जवाब बुराई से देना मेरी फितरत में नहीं था, वरना मैं भी बाकी लोगों की तरह उसे सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ जाता। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने आया। घर छोटा था, मगर काफी सलीके से सामान रखा गया था। रास्ते से कुछ दवाएं ली थी जो मैंने उसे दे दी और फिर वापस जाने लगा। तभी पीछे से मुझे आवाज आई। आवाज सुनकर मैंने पलटकर देखा तो वह औरत अपने चेहरे से कपड़ा हटाए खड़ी थी। एक पल के लिए उसके चेहरे को देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी गोरी त्वचा थी और खूबसूरत नक्काशी वाले चेहरे के साथ वह लड़की बहुत कम उम्र की लग रही थी। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई कि यह तो एक आम सी लड़की लग रही है। यह भला किसी को नामर्द कैसे बना सकती है। मेरी उलझन देखकर उसने अपने माथे पर मरहम लगाया और कहने लगी कि उसे एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो इसी गांव के लोगों की वजह से उसमें आई है और अब उसी बीमारी से वह उन्हें खोखला कर रही है। उसके शब्द सुनकर मेरी सोच को एक नई दिशा मिली। मैंने तुरंत कहा कि मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद की है, अब और यहाँ रुककर उसकी बीमारियां खुद में नहीं लेना चाहता। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली कि तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो, तुम में यह बीमारी कभी नहीं आ सकती। उसके बात करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। आज पहली बार मुझे उसके शब्दों में कोई दुष्ट चाल नहीं बल्कि दर्द महसूस हुआ। मैंने कहा, अब क्या फायदा, तुमने मुझे भी सबके साथ बदनाम कर दिया है। अब गांव वाले मुझे भी बाकी लोगों की तरह समझने लगे हैं, जबकि सच क्या है यह तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं। मेरी बात पर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम बाकी लोगों की तरह नहीं थे। तुमने मेरी जान बचाई। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मुझे रुकते देखकर वह कहने लगी कि वह इसी गांव में रहने वाली एक साधारण औरत की बेटी है। उसकी माँ ने अपनी जिंदगी के कई साल यहीं बिताए हैं। उसके बहन भाइयों में सिर्फ उसकी माँ ही बदसूरत पैदा हुई थी। फिर उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे उसके शरीर और हाथों पर दाने निकल आए। कुछ समय बाद वे दाने तो ठीक हो गए, लेकिन उसके चेहरे और हाथों पर गहरे काले धब्बे रह गए और वह और भी बदसूरत हो गई। उसकी माँ को न तो माँ बाप से प्यार मिला, न ही बहन भाइयों से। उसने हमेशा ही हीन भावना में जिंदगी जी। बचपन से लेकर जवानी के दहलीज तक कई रिश्ते उनके घर आए। उनके माँ बाप उसकी माँ का बोझ उतारना चाहते थे, लेकिन हर बार रिश्तेदार
उसकी छोटी मौसी को पसंद कर लेते थे। इसी तरह करते करते उसके सभी भाई बहनों की शादियां हो गई और सबने उसकी माँ से किनारा कर लिया। वह यहाँ अकेली रह गई। जब भी वह घर से बाहर निकलती, गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कई नामों से उसे पुकारते। समय के साथ उसकी माँ के माता पिता भी गुजर गए। मेरी माँ ने अकेलेपन से तंग आकर गांव के कई मर्दों से खुद शादी की पेशकश की, लेकिन हर बार उन्होंने मेरी माँ की बदसूरती का मजाक उड़ाया और उसे बदचलन व आवारा कहकर चले गए। एक बार माँ के अकेलेपन का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला, लेकिन मेरी माँ की सच्चाई पर किसी ने यकीन नहीं किया। सब कहने लगे कि इस बदसूरत के चेहरे पर तो कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा। फिर ऐसा कौन कर सकता है? हीन भावना और दूसरी औरत से जलन के आग दिन ब दिन बढ़ती गई। इस जलन की आग ने मेरी माँ के अंदर एक बीमारी को जन्म दिया। वह बदला लेना चाहती थी, अपनी हर बेइज्जती का बदला। इसीलिए उसने पास के गांव में यह अफवाह फैला दी कि इस गांव के सारे मर्द नपुंसक हैं। और लोगों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया। मेरी माँ की बीमारी का नाम था झूठ, और इसी झूठ को फैलाकर उसने हर मर्द को नपुंसक बना दिया। हर वह मर्द जिसने मेरी माँ से शादी करने से मना किया था, आज वह बिना शादी के ही जिंदगी जी रहा है। इन्हीं दिनों मेरी माँ गर्भवती हो गई और उसने मुझे जन्म दिया, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। मेरी परवरिश और अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरी माँ के पास बस यही एक तरीका था कि वह कहे कि उसे एक ऐसी बीमारी है और जो भी उसके पास आएगा वह नपुंसक हो जाएगा। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ ने मुझे भी यही सिखाया कि मुझे खुद को ऐसी ही औरत बनाए रखना चाहिए जिसकी यह बीमारी हो, ताकि जो भी मर्द मेरे पास आए वह नपुंसक हो जाए और मेरी माँ की मौत के बाद भी मेरी इज्जत सुरक्षित रहे। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, जिसे इस लड़की ने उसी घर के एक कोने में दफन कर दिया और इस राज को राज ही रहने दिया और अपनी माँ की चादर को उसने खुद पर लपेट लिया। लेकिन वह अपनी माँ की तरह बदसूरत नहीं थी। यह एक राज था जो आज इस लड़की ने मुझे बताया। वह कहने लगी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरे मुश्किल वक्त में मदद की, इसीलिए मेरा दिल पिघल गया और मैं सच बोल बैठी। इस लड़की के ये शब्द सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। इस औरत ने बदला लेने के लिए कितनी बड़ी चाल चली थी। पूरा गांव सिर्फ उनकी वजह से नपुंसक गांव कहलाता था। सबसे ज्यादा हैरानी तो उन लोगों पर थी जिन्होंने बिना पुष्टि किए इस बात को फैलाया था। किसी एक की कही हुई बात ने झूठ के जाल में खुद को लपेटकर कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। इस औरत के साथ जो हुआ वह बहुत बुरा था, मगर बदला लेने के लिए उसने जो रास्ता चुना उससे कई लड़के और लड़कियां बिना शादी के आधे से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके थे। सच बताते बताते वह लड़की रो पड़ी। मैं और कुछ नहीं कह पाया, बस उसे दिलासा दिया और इस बीमारी को बढ़ावा देने से मना कर दिया। मेरी बात पर वह शर्मिंदा हो गई और सभी गांव वालों से माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुद को बदलने के लिए सिर्फ सच्चाई और अपनापन के दो बोल चाहिए होते हैं। बदसूरती और खूबसूरती को खत्म करना या हमेशा कायम रखना इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन अच्छे विचार और प्यार भरे शब्द जरूर इंसान के बस में होते हैं, जिनसे वह दूसरों की जिंदगियों में अच्छे की ज्योति जला सकते हैं। अगर उसकी माँ के साथ गांव वाले नरमी से पेश आते तो उसकी माँ यह रास्ता कभी नहीं चुनती। मैंने उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया क्योंकि उसे सुरक्षा की जरूरत थी। इसके बाद मैं वहां से शहर के लिए रवाना हो गया। हालांकि आज भी अफवाह फैलाने वालों की कमी नहीं है और आज भी वह गांव नपुंसक गांव कहलाता है। इस घटना के बाद मैंने यह बात भी गांव वालों को बताई। वहां मौजूद सभी जानते थे कि वह पूरी तरह
मर्द हैं, लेकिन मनगढ़ंत बातों पर यकीन करने के कारण कुछ को छोड़कर बाकी सभी कुंवारा जीवन जी रहे थे। अब सब कुछ सच सामने आ चुका था। मैंने अपने माता पिता को लेकर आया तो सभी गांव वालों उस लड़के की शादी मुझसे कर दी और कई सालों बाद इस गांव में किसी की शादी हुई। इस तरह एक घटिया मन कड़त कही हुई बात का अंत हुआ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।